1945 जापान के हिरोशिमा शहर में एक बिल्कुल आम सी खुशनुमा सुबह थी। आसमान साफ और नीला था, सूरज चमक रहा था। सोमवार का दिन था और सुबह के 8 बजे लोग अपने दफ्तरों की तरफ जा रहे थे। बच्चे स्कूलों में अपनी पहली क्लास के लिए बैठ चुके थे। तभी कुछ लोगों की नज़र आसमान में एक अमेरिकी B-29 विमान पर पड़ी और ठीक सुबह 8:15 पर उस विमान से कुछ नीचे गिरा। तो चलिए इतिहास के इस बेहद गंभीर पन्ने को खोलते हैं। ये शब्द बम बनाने वाले मुख्य वैज्ञानिक जे. रॉबर्ट ओपनहाइमर के हैं और ये शब्द उस तबाही की गंभीरता को दिखाते हैं जो दुनिया पर कहर बनकर टूटने वाली थी। अब इस बमबारी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें समझना होगा द्वितीय विश्व युद्ध के उन आखिरी सबसे क्रूर दिनों को। मतलब एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए जा रहे थे दोनों तरफ से कि दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ी थीं जहां टक्कर होना लगभग तय था। जापान का मकसद था एक ग्रेटर एशिया बनाना, एक ऐसा साम्राज्य जहां पश्चिमी देशों का कोई दखल न हो, और इसके लिए वो अपने पड़ोसियों पर कब्जा कर रहा था, उनके संसाधन छीन रहा था। अमेरिका, जो पहले तो इस सबसे दूर रहना चाहता था, उसने इसका जवाब दिया कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाकर। और सबसे बड़ी चोट थी जापान की 80% तेल सप्लाई को ही बंद कर देना। अब इस कट्टर राष्ट्रवादी सोच का नतीजा ये हुआ कि युद्ध हारने के बावजूद सरेंडर करना या कहें कि आत्मसमर्पण करना सबसे बड़ी बेइज्जती मानी जाती थी, और इसी सोच के आगे चलकर बहुत भयानक नतीजे निकलने वाले थे। और इस बात का एक अंदाजा अमेरिकी सेना को पहले ही हो गया था। ओकिनावा की लड़ाई में, ये पैसिफिक की सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक थी। इसने अमेरिकी मिलिट्री लीडर्स को साफ साफ दिखा दिया कि अगर जापान की जमीन पर हमला करना पड़ा, जिसका कोड नेम ऑपरेशन डाउनफॉल था, तो उसकी कितनी भयानक कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो जापान पर हमले में होने वाले इन भयानक नुकसानों को देखते हुए अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन को एक टॉप सीक्रेट हथियार के बारे में बताया गया। एक ऐसा हथियार जिससे मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था। आखिरी चेतावनी दी गई, एक आखिरी मौका दिया गया, और अफसोस उसे नजरअंदाज कर दिया गया। और फिर वो घड़ी आ ही गई। हिरोशिमा के आसमान में एनोला गे नाम के प्लेन से लिटिल बॉय नाम का बम नीचे गिराया गया। पूरे 43 सेकंड तक वो बस गिरता रहा, खामोशी से, नीचे बसे उस शहर की तरफ जिसे पता भी नहीं था कि उसकी आखिरी सांसें चल रही हैं। फिर बम फटा और एक ऐसा आग का गोला बना जो एक पल के लिए ऐसा लगा मानो जमीन पर ही सूरज उतर आया हो। सोचिए, उसका तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जिसने लोगों को पल भर में भाप बना दिया। एक अंदाजे के मुताबिक पलक झपकते ही 80,000 जाने चले गए। कुछ लोगों का तो वजूद ही मिट गया, सिवाय उनकी परछाइयों के जो पत्थरों पर हमेशा के लिए छप गई थीं। जो लोग बच गए, उनके लिए तो दुनिया बस कुछ ही मिनटों में एक ऐसे जहन्नुम में बदल गई थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इतनी बड़ी, इतनी अभूतपूर्व तबाही के बाद भी जापान की सेना के जो कट्टरपंथी लीडर थे, उन्होंने हार मानने से साफ इनकार कर दिया, और यहीं से शुरू हुई तबाही की एक और कड़ी। ठीक 3 दिन बाद नागासाकी शहर पर एक दूसरा और इस बार पहले से भी ज्यादा ताकतवर बम फैट मैन गिराया गया। इसने एक झटके में 40,000 और लोगों की जान ले ली। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि जापान का सरेंडर सिर्फ एटम बम की वजह से नहीं हुआ था। सोवियत यूनियन का हमला भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसने जापान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और कुल मिलाकर मरने वालों का आंकड़ा आखिर में 2 लाख तक पहुंच गया, और इनमें से ज्यादातर, मतलब भारी बहुमत उन लोगों का था जिनका जंग से कोई लेना देना नहीं था। आम नागरिक, बच्चे, बूढ़े। जब जंग खत्म हो गई तो एक सबसे मुश्किल सवाल पीछे रह गया, एक ऐसी बहस जो आज तक खत्म नहीं हुई है। तो बात यह है कि इस फैसले को लेकर दोनों ही तरफ बड़े मजबूत और तार्किक तर्क दिए जाते हैं। अमेरिका का नजरिया ये था कि जंग को जल्दी खत्म करके जानें बचाई जाएं। वहीं जो इसकी आलोचना करते हैं वो इस बात पर जोर देते हैं कि इसमें आम नागरिकों की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, और ये नैतिक रूप से कितना सही था। देखिए, दशकों बाद भी लोगों की राय इस पर कितनी बटी हुई है, ये इस मुद्दे की गहरी पेचीदगी को दिखाता है। तो ये सिर्फ एक ऐतिहासिक सवाल नहीं है, ये एक बहुत गहरा नैतिक सवाल है, लीडरशिप के बोझ का और जंग की कीमत का। एक ऐसी विरासत जो हिरोशिमा पर गिरी उस रोशनी की एक चमक से शुरू हुई थी, और आज भी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इंसानियत आखिर किस हद तक जा सकती है।